आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है। आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। बेशक अब हर रात बहुत गर्म हवा ही चलती है और आज के दौर में इस गर्माहट की वजह से आम लोगों में बेहद गर्माहट और गुस्सा है। उसके भीतर एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव है। समाज टुकड़ों में बंटा दिखता है और देश जाति या संप्रदाय में इस कदर बंट गया है कि पूरी सियासत की हवा का रंग जहरीला हो गया है। जी हाँ, ये पंक्तियां हैं कैफी आज़मी की। क्या आपको मालूम है कि फ़िरका परस्ती के खिलाफ अपनी तरक्की पसंद शायरी और गीतों की बदौलत प्रगतिशील आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ रहे कैफी आज़मी को याद करना आज क्यों ज़रूरी है? क्यों कैफी साहब की कमी उनके निधन के 24 साल बाद भी बहुत शिद्दत से महसूस की जाती है और क्यों नई पीढ़ी इस महान शायर को कम ही याद कर पाती है? अभिव्यक्ति में आज बात करते हैं कैफी साहब की और याद करते हैं उस बेहतरीन कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण की, जिन्होंने कार्टून की परिभाषा बदलकर उसे आम आदमी के दिलों के करीब लाकर खड़ा कर दिया। तो चलते हैं आज के इस सफ़र पर और शुरुआत करते हैं कैफी साहब की याद से, जिनकी आज भी बहुत ज़रूरत है। आज जब हर तरफ नफरत का माहौल नजर आता है, सत्ताधारी पार्टी महज अपना साम्राज्य फैलाने में लगी है और देश को हर वक्त चुनावी मोड में रखकर झूठ के कारोबार में लगी है, ऐसे में जनता कहाँ है, आम लोगों के लिए ये तय करना मुश्किल है, वह इधर रहे या उधर। ऐसे में कैफी आज़मी के भीतर की ये बेचैनी भी ज़रा देखते हैं। बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। दरअसल कैफी आज़मी महज एक शायर या फिल्मी गीतकार नहीं थे, 20वीं सदी के उस सांस्कृतिक आंदोलन की बड़ी आवाज़ भी थे जिसने साहित्य को जनता के संघर्षों से जोड़ने की कोशिश की। आप कैफी साहब के तमाम शेर और उनकी नज़में देख लें, वहाँ कई दफ़ा निराशा तो मिलेगी, लेकिन एक उम्मीद की किरण भी लगातार मिलेगी। हमेशा से सत्ता के चरित्र को बेनकाब करने वाले या फिर समाज और रिश्तों की सच्चाइयाँ बताने वाले कैफी आज़मी ने 1990 में इस लेखक के साथ एक लंबे इंटरव्यू में एक बड़े सांस्कृतिक आंदोलन की ज़रूरत महसूस की थी और तमाम वामपंथी ताकतों को एक होने की अपील की थी। हालांकि ये अपीलें लगातार आज भी की जाती रही हैं तमाम सांस्कृतिक संगठनों की ओर से, लेकिन अभी भी दक्षिणपंथी ताकतों के आगे वो बेबस महसूस करती आई हैं। कानपुर शुरू से ही कम्युनिस्ट आंदोलन का गढ़ माना जाता रहा है और कैफी आज़मी ने अपना बचपन स्कूल के बाद का लखनऊ के बाद यहीं बिताया और मजदूर आंदोलन से गहराई से जुड़े रहे, ऐसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में विस्तार से बताया था। वो अक्सर कानपुर आते थे और स्वरूप नगर के अपने एक साथी के घर में, और उनके साथ होती थी उनकी बेगम शौकत कैफ़ी। वही शौकत कैफ़ी जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ी रहीं और बेहद सक्रिय संस्कृति कर्मी रहीं। कैफी साहब ने आखिरी दौर तक हमेशा ये महसूस किया कि देश के हालात पहले से बदतर हो गए हैं और ऐसे में वामपंथी ताकतें एक होकर ही हालात बदल सकती हैं। अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये शेर सुनाया, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार है। यानी इनकलाब लाने की बात तो सब करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता, कहीं से कारगर पहल तक नहीं होती। इतने साल के बाद अब ज़रा वामपंथ की हालत देखिए कि कैसे दक्षिणपंथियों ने उन्हें ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बंगाल में तो आपने देख ही लिया, ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य के ज़माने के बाद से तमाम वामपंथी कैसे धीरे धीरे तृणमूल और कांग्रेस से लड़ते लड़ते भाजपाई हो गए। अब केरल में भी पहले वाली हालत नहीं रही और दक्षिणपंथी उभार ने वामपंथियों को देश का दुश्मन कहकर नई पीढ़ी में उनके प्रति नफरती सोच भर दी।
14 जनवरी 1918 को अख्तर हुसैन रिजवी यानी कैफ़ी आज़मी साहब का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ ज़िले के मिज़वा गांव में। बहुत कम उम्र में उन्होंने शायरी शुरू कर दी थी। हालांकि पिता उन्हें मजहबी तालीम दिलाना चाहते थे और लखनऊ भेजकर उनका दाखिला सुल्तान उल मदारिस में करवा दिया, लेकिन इस नन्हे से शायर की मंजिलें कुछ और थीं। इनकलाबी स्वभाव के कैफ़ी ने मदरसे की दकियानूसी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई और छात्रों की कुछ मांगों को लेकर प्रबंधन का सामना किया। इस तरह के माहौल ने कैफ़ी के स्वभाव को और ज़्यादा इनकलाबी बनाया। वह ऐसी नज़में कहने लगे जो उस वक्त के सामाजिक व्यवस्था को निशाना बनाती थीं। इसी दौरान प्रगतिशील साहित्यकारों के साथ कैफ़ी की मुलाकातें होने लगीं। लखनऊ उस वक्त प्रगतिशील लेखकों का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ था। 1940 के दशक में कैफ़ी लखनऊ छोड़कर कानपुर आ गए। यहाँ उस वक्त मजदूरों का आंदोलन जोरों पर था। कैफ़ी उस आंदोलन से जुड़ गए। कैफ़ी को कानपुर की फ़िज़ा बहुत पसंद आई। यहाँ रहकर उन्होंने मार्क्सवादी साहित्य का बहुत गहराई से अध्ययन किया और उनके लेखन में, उनकी शायरी में निखार आता गया। 1943 में जब उनका पहला संग्रह झंकार आया, तभी सज्जाद ज़हीर ने उनकी शायरी के बारे में लिखा था, आधुनिक उर्दू शायरी के बाग में नया फूल खिला है, एक सुर्ख फूल। फिर उनके और संग्रह आए, आखिर शब, आवारा सजदे, मेरी आवाज़ सुनो, इबलीस की मजलिस शूरा आदि। प्रगतिशील लेखक संघ से कैफ़ी आज़मी का रिश्ता केवल औपचारिक नहीं था, वे उन लेखकों और शायरों में रहे जिन्होंने साहित्य को समाज बदलने का औजार बनाया। 1936 में शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य सामंती सोच, धार्मिक कट्टरता, औपनिवेशिक मानसिकता और शोषण के खिलाफ साहित्यिक प्रतिरोध खड़ा करना था। कैफ़ी सरदार जाफरी और सज्जाद ज़हीर के कहने पर बम्बई आ गए और औपचारिक तौर पर प्रगतिशील लेखकों के आंदोलन और संगठन के कामों से जुड़ गए। कैफ़ी मजदूर आंदोलनों, किसान संघर्षों और जन सरोकारों से जुड़े रहे। वे लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े रहे और मुंबई की मजदूर बस्तियों में उन्होंने खूब काम किया। आर्थिक परेशानियों के कारण कैफ़ी ने फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। सबसे पहले कैफ़ी को शाहिद लतीफ़ की फिल्म बुज़दिल में 2 गाने लिखने का मौका मिला। यह फिल्म आई थी 1951 में। धीरे धीरे फिल्मों में उनके लिखे गीतों की मांग बढ़ती गई। उन्होंने गानों के अलावा कहानी, संवाद, स्क्रिप्ट भी लिखे। कागज़ के फूल, गर्म हवा, हकीकत, हीर रांझा, पाकीज़ा जैसी फिल्मों के नाम आज भी कैफ़ी के नाम के साथ लिए जाते हैं। फिल्मी दुनिया में कैफ़ी को बहुत से सम्मानों से भी नवाजा गया। उन्होंने फिल्मी गीतों में भी संवेदना और सामाजिक चेतना को बनाए रखा। उनकी पूरी शायरी समाज की विकृत व्यवस्था, शोषण की स्थितियों और मानसिक दास्ता के अधीन जन्म लेने वाली बुराइयों के खिलाफ एक ज़बरदस्त प्रतिरोध है। उनकी कविता में प्रेम है, लेकिन वह केवल निजी प्रेम नहीं, उसमें इंसानियत, बराबरी और सामाजिक न्याय का सपना भी है। यही वजह है कि उनकी शायरी में रोमांस और इनकलाब साथ साथ चलते हैं। उनकी मशहूर नज़्म औरत को उर्दू साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण नारीवादी कविताओं में गिना जाता है। उस दौर में जब औरत को घर की चारदीवारी तक सीमित देखने की सोच मजबूत थी, कैफ़ी ने लिखा, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। यह केवल एक पंक्ति नहीं, बल्कि स्त्री मुक्ति और बराबरी का घोषणा पत्र बन गई। उनके लिखे गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं, चाहे वो वक्त ने किया क्या हंसी से तम हो, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों हो, या हो कि मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, या फिर पाकीज़ा का वह मशहूर गीत, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। 60 और 70 के दशक में उनके लिखे गीत तमाम फिल्मों में आप सुन सकते हैं। लेकिन कैफ़ी जीवन के आखिरी दिनों तक जनता के करीब थे और बेटी शबाना हो या फिर जावेद अख्तर जैसे शायर, उन्हें बचपन से ही कैफ़ी ने प्रगतिशील सोच दी और अपनी शायरी के वे एहसास दिए जो आज भी लोगों के दिलों में धड़कते हैं। आज नफ़रत के इस दौर में कैफ़ी की अहमियत और बढ़ जाती है, खासकर तब जब युवाओं का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इस पूरी व्यवस्था में बदलाव चाहता है।
और उसे आज भी दुष्यंत, कैफी, फैज़, साहिर और शंकर शैलेंद्र पसंद आते हैं, जो उनके भीतर जीत का, बदलाव का जज्बा भरते हैं। क्या आपको आर के लक्ष्मण का आम आदमी याद है? क्या आपने आर के नारायण की मालगुडी डेज की कहानियां पढ़ी और टीवी पर देखी हैं? आखिर क्या था आर के नारायण और आर के लक्ष्मण का रिश्ता? कार्टून की दुनिया को आम लोगों तक पहुंचाने और आम आदमी की तकलीफों को बयान करते हुए सत्ता पर तीखे व्यंग करने वाले आर के लक्ष्मण ने कार्टून की दुनिया को इस ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया और आज के दौर में कार्टून की विधा कहाँ खड़ी है, किन किन संकटों से गुजर रही है, और आर के नारायण ने आम आदमी को अपने साहित्य में कैसे देखा समझा, जानने की कोशिश करते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। एक ज़माना था जब कार्टून जनता की आवाज़ होते थे और बगैर कार्टून के देश के बड़े बड़े अखबार अधूरे माने जाते थे। कार्टून को आम आदमी से जोड़ने का काम करने वाले आर के लक्ष्मण को कौन नहीं जानता, और उनके बड़े भाई आर के नारायण को भी साहित्य जगत में अहम योगदान के लिए और उनकी रचनाओं के लिए लोग आज भी याद करते हैं। आर के नारायण ने बिना किसी भारी भरकम वैचारिक घोषणा के भारतीय समाज, छोटे शहरों और आम लोगों की जिंदगी को बेहद सहजता और संवेदनशीलता से साहित्य में दर्ज किया। उनकी रचनाएं पढ़ते हुए लगता है जैसे भारत का एक साधारण कस्बा अपनी पूरी जीवंतता के साथ हमारे सामने खुल रहा है। आर के नारायण का जन्म मद्रास में हुआ था। वे ऐसे दौर में लिख रहे थे जब भारतीय अंग्रेजी साहित्य पर औपनिवेशिक प्रभाव बहुत ही गहरा था, लेकिन नारायण ने पश्चिमी प्रभावों की नकल करने की बजाय भारतीय जीवन को अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया। उन्होंने एक काल्पनिक कस्बा मालगुडी रचा, जो भारतीय साहित्य का सबसे प्रसिद्ध काल्पनिक नगरों में से एक है। मालगुडी केवल एक जगह नहीं बल्कि भारतीय मध्यवर्गीय समाज का सांस्कृतिक रूपक था। यहाँ दुकानदार हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, साधु हैं, बेरोजगार युवक हैं, छोटे सपने देखने वाले लोग हैं, यानी वही लोग जिन्हें अक्सर साधारण कहा जाता है। उनकी तमाम किताबों में, चाहे वो स्वामी एंड फ्रेंड्स हो, द गाइड हो, मालगुडी डेज या द इंग्लिश टीचर हो, इन सब में समाज की विद्रूपताओं को बदलने की एक कोशिश है और बदलाव की उम्मीद भी है। आपको फिल्म गाइड याद होगी, जो उनके उपन्यास पर केंद्रित थी। आर के नारायण की सबसे बड़ी ताकत उनकी सादगी थी। वे बड़े राजनीतिक नारों या जटिल दार्शनिक बहसों में नहीं उलझते, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे छोटे अनुभवों से गहरी मानवीय बातें निकालते हैं। उनके पात्र नायक होने का दावा नहीं करते, वे गलती करते हैं, डरते हैं, सपने देखते हैं, टूटते हैं और फिर जीवन में आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि पाठक उनमें खुद को देख पाता है। नारायण का व्यंग बहुत तीखा और आक्रामक नहीं था, लेकिन बेहद प्रभावशाली था। वे समाज की विसंगतियों को हल्के हास्य और मानवीय दृष्टि से सामने लाते थे। नौकरशाही, अंधविश्वास, दिखावा, औपनिवेशिक मानसिकता और मध्यवर्गीय विरोधाभास उनकी रचनाओं में बार बार दिखाई देते हैं। आज के उपभोक्तावादी दौर में और डिजिटल शोर में लगातार बदलती सामाजिक संरचनाओं का ये जो वक्त है, उसमें आर के नारायण को पढ़ना हमें धीमे होकर भी मनुष्य और समाज को समझने की दृष्टि देता है। वहीं उनके छोटे भाई आर के लक्ष्मण भारतीय पत्रकारिता और कार्टून की दुनिया का ऐसा नाम है जिन्होंने कॉमन मैन यानी आम आदमी को भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। उनका बनाया हुआ चश्मा लगाए, धोती कुर्ता पहने, चुपचाप सब कुछ देखता कॉमन मैन केवल एक कार्टून चरित्र नहीं था, वह भारतीय जनता की बेबसी, विडंबना और सहनशीलता का प्रतीक बन गया। लक्ष्मण ने दशकों तक अखबारों में राजनीतिक कार्टून बनाए और सत्ता, नौकरशाही, भ्रष्टाचार तथा सामाजिक विरोधाभासों पर तीखा व्यंग्य किया। उनकी खासियत यह थी कि वे बिना बहुत आक्रामक हुए भी सत्ता की परतें खोल देते थे। उनके कार्टून में हास्य था, लेकिन वह हल्का मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक आलोचना का माध्यम था।
मैसूर में जन्मे लक्ष्मण बचपन से चित्र बनाने के शौकीन थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं में काम किया और बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़कर उनकी राष्ट्रीय पहचान बनी। उनका मशहूर कॉलम यू सेड इट भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। उनकी रचनात्मकता की सबसे बड़ी ताकत थी साधारण दृश्य में असाधारण विडंबना पकड़ लेना। नेता भाषण दे रहा है, अधिकारी फाइलों में उलझा है, महंगाई बढ़ रही है, शहर टूट रहे हैं और कोने में खड़ा कॉमन मैन सब देख रहा है। यही चुप्पी सबसे बड़ा व्यंग्य बन जाती थी। उनके कार्टून किसी एक पार्टी या नेता तक सीमित नहीं थे। वे व्यवस्था की आलोचना करते थे, इसलिए अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग भी उन्हें पढ़ते थे। लक्ष्मण के कार्टून इसलिए लोकप्रिय हुए क्योंकि वे जनता की रोजमर्रा की परेशानियों को समझते थे। बिजली, पानी, भ्रष्टाचार, महंगाई, चुनावी वादे, ट्रैफिक, बेरोजगारी, ये सब उनके कार्टून के विषय हुआ करते थे। वे आम आदमी को हीरो बनाते थे, जबकि राजनीति और सत्ता को कटघरे में खड़ा करते थे। यही कारण है कि उनका व्यंग्य बौद्धिक होने के बावजूद बेहद जनप्रिय था। उनके कार्टून में भाषा की भी बड़ी भूमिका थी। कम शब्दों में गहरी बात कहना उनकी पहचान थी। कई बार केवल चित्र ही पूरी राजनीतिक टिप्पणी बन जाता था। भारतीय राजनीतिक कार्टूनिंग का दायरा आज पहले जैसा मजबूत नहीं दिखता। अखबारों में कार्टून की जगह बहुत ही कम हो गई है और डिजिटल मीडिया के दौर में मीम संस्कृति ने उसकी जगह काफ़ी हद तक ले ली है। पहले कार्टूनिस्ट एक सामाजिक टिप्पणीकार की तरह देखे जाते थे, लेकिन अब कई संस्थानों में राजनीतिक दबाव, मुकदमों का डर और ध्रुवीकृत माहौल व्यंग्य की स्वतंत्रता को सीमित करता दिखाई देता है। हालांकि सोशल मीडिया ने नए कार्टूनिस्टों को मंच भी दिया है। इंस्टाग्राम, डिजिटल कॉमिक्स और वेब व्यंग्य के जरिए नई पीढ़ी अपने तरीके से राजनीतिक टिप्पणी कर रही है, लेकिन तात्कालिकता के इस दौर में वह गहराई और प्रतीकात्मकता कम दिखाई देती है जो आर.के. लक्ष्मण जैसे कलाकारों में थी। दरअसल आज हम अगर आर.के. लक्ष्मण या आर.के. नारायण की बात करते हैं तो ये उस पीढ़ी को उनके लेखन और कार्टून से परिचित कराने जैसा भी है जो आज वो किसी भी तरह के मीडिया में देख नहीं पाते, और अगर कभी कभार सुनते देखते भी हैं तो उन कार्टूनों को जिन्हें लेकर विवाद होते हैं या कार्टूनिस्टों को सत्ताधारी पार्टी अपने खिलाफ दुश्मनी की नज़र से देखता है, और मीडिया इनसे इसलिए बचता है कि कहीं उनकी वजह से उन्हें कोई संकट न खड़ा हो जाए। बावजूद इसके आज भी कई कार्टूनिस्ट हैं जो सोशल मीडिया के इस दौर में रेखाओं और चंद शब्दों के जरिए सत्ता और व्यवस्था पर चोट करने की कोशिश करते रहते हैं। साहित्य और संस्कृति की दुनिया में होने वाली गतिविधियों में से कुछ की झलक देख लेते हैं इस सेगमेंट हलचल में। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय का ग्रीष्मकालीन नाट्य समारोह दिल्ली में 10 महत्वपूर्ण नाटकों के 26 शो हो रहे हैं। इसमें मोहन राकेश का मशहूर नाटक आधे अधूरे के अलावा भीष्म साहनी का तमस, धर्मवीर भारती का अंधा युग और बंद गली का आखिरी मकान, अजय शुक्ला का ताजमहल का टेंडर समेत बाबूजी, अक्स और तमाशा जैसे मशहूर नाटक खेले जा रहे हैं। एनएसडी के निदेशक चितरंजन त्रिपाठी ने जानकारी दी कि उनके संस्थान ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली मेट्रो से समझौता किया है, जिससे दिल्ली के पार्कों और मेट्रो स्टेशनों पर नाटक खेलने और रंगमंच के प्रचार प्रसार में और सहूलियत होगी। साहित्य अकादमी ने 9 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्य अकादमी के अंग्रेजी परामर्श मंडल की संयोजक माला श्रीलाल ने की और मंदिरा घोष, निर्मल कांति भट्टाचार्य जी एवं प्रयाग शुक्ल ने अपने विचार व्यक्त किए। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में माला श्रीलाल ने बताया कि रविंद्रनाथ ठाकुर जिस मानवतावाद की बात करते थे उसमें शिक्षा का अहम योगदान था और इसीलिए उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। वक्ताओं ने कहा कि गुरुदेव महिलाओं की आजादी, उनकी शिक्षा और हर क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने के पक्षधर थे।
कला समीक्षक और कवि प्रयाग शुक्ल ने उनकी कविताओं का जिक्र करते हुए कहा कि मनुष्यता और प्रकृति के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। उनका आम लोगों से संबंध ही उनकी मानवता का सूत्र था। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिनों तक हुए नालंदा डायलॉग के दौरान मशहूर आलोचक पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में केवल संस्कृत का साहित्य नहीं बल्कि बौद्ध और जैन चिंतन और विमर्श भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हमें ज्ञान परंपरा के नाम पर अतीत का केवल गौरवगान नहीं करना चाहिए बल्कि वर्तमान से भी उसे जोड़ा जाना चाहिए। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा नीति निर्माता, विद्वान, राजनयिक और युवा सिविल सेवकों ने हिस्सा लिया। अन्य वक्ताओं में चंचल कुमार, पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत आदि रहे। अभिव्यक्ति में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।